हालात है वो इस गैर बराबरी के कारण है। ये नहीं कि देश में संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कर्जदार है किसान तो क्या इसलिए कि वो आलसी है, क्या इसलिए कि वो गरीब है? वो तो धनिक है। उसके हाथ में जो प्राकृतिक संसाधनों की संपदा है वो संपदा छीनने वाले भिखारी है, और उन भिखारियों के अंदर अंबानी अडानी का नंबर पहला नंबर है साथियों। लेकिन ऐसे भिखारियों को जो जमीन जंगल जल छीनना चाह रहे हैं, उनके साथ सरकार खड़ी है। उनको कर्जदार बनने के बाद, अपराधी बनने के बाद लॉकडाउन के दरमियान 68,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी दी, और हम लोग अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के साथीगण, जिसमें सत्यवान जी भी है, जिसमें अनंत मौला जी है, जिसमें योगेंद्र यादव जी है, जिसमें वीएम सिंह जी है, जिसमें डॉक्टर सुनीलम है, प्रतिभा ताई और हम सब लोग हैं। हम सब लोग जो चाहते आए हैं 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, और लोकसभा राज्यसभा में 2 विधेयक यानी कानून के मसौदे रख चुके हैं। वो क्या मांगों पर आधारित है? हम मांग रहे हैं संपूर्ण कर्ज मुक्ति किसानों के लिए, और किसान की परिभाषा में हम केवल जमीन मालक को किसान नहीं कहते हैं। जिसके हाथ मिट्टी में है वो खेत मजदूर है, वो महिला किसान हो, वो दलित किसान हो, वो आदिवासी किसान हो, वो वनोपज पर जीने वाले आदिवासी हो, मछुआरे हो, पशुपालक हो, इन सबको हमने किसान की परिभाषा में लेकर कर्ज मुक्ति पर एक कानून का मसौदा रखा। दूसरा मसौदा हमने रखा जिसकी बात कोई नई नवलाई की नहीं है, वो है हर उपज को सही दाम का। साथियों, ये दाम नहीं, काम नहीं, इसके आधार पर तो गैर बराबरी बढ़ती है। जबकि कारखाने से निकली हुई कोई भी चीज, कोई भी उत्पादन 1 गुना अगर लागत हो तो 100 गुना दाम लेकर मुनाफा बढ़ाता जाता है, तो किसान मजदूर प्रकृति पर जीने वाले हमारे सभी मेहनत कशों को, मेहनत पर जीने वालों को क्यों नहीं लागत के 1.5 गुना भी दाम मिलता? मोदी सरकार जब बनी 2014 में, तब यही तो वायदे थे जो कि प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च करके वो अपने दिल दिमाग पर ठुस ठुस के भर रहे थे कि हम लोग आय दुगुनी चौगुनी करेंगे, हर किसान को उपज का दुगुना दाम, 1.5 गुना दाम तो दे ही देंगे, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे। लेकिन आज तक वो दाम कभी नहीं मिला है किसानों को। आज राहुल राज जी जो कह रहे थे, एक मंडी में मकाई बेची गई 800 रुपए में, कपास बेची जाती है 3,000 और 4,000 रुपए क्विंटल में, क्योंकि सीसीआई जैसी सरकारी व्यवस्था कुछ होती है खरीदने की, लेकिन वो बहुत देर से आते हैं, और उनका गठजोड़ होता है व्यापारियों के, मिलों के साथ, जिसको हमने अभी अंजड़ की बड़वानी जिले की मंडी में खड़ी रहकर दिन भर हैरान किया किसानों ने, तब जाकर उनको दाम मिला 5,725 रुपया। लेकिन साथियों, ये हर किसान को संघर्ष करना संभव नहीं है, और इस प्रकार का मूल्य अगर मेहनत को नहीं है, खेती और प्रकृति की हर उपज को नहीं है, तो कभी भी आज हो रही किसान की आत्महत्याओं को हम रोक नहीं सकते। हर 17 मिनट में एक आत्महत्या। हर बार मीटिंगों में वक्तागण कहते हैं कि ये मीटिंग चलते 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 देखिए, सोचिए कितनी आत्महत्याएं हो चुकी होगी। इस कर्जदारी को माफी एक बार देकर अगर उपज का सही दाम नहीं दिया तो किसान की आत्महत्याएं नहीं, ये हत्याएं हैं व्यवस्था की ओर से, वो कभी रुकने वाली नहीं है। और इसलिए ये 2 मांगे लेकर, और उपज में केवल कपास, गन्ना और सोयाबीन ही नहीं, नगदी फसल ही नहीं, तो ज्वार, बाजरी, मकाई, दलहन, तिलहन, हमारे पहाड़ के मोर, बंटी, भादी, हर उपज को दाम चाहिए। लेकिन लागत आंकने में गड़बड़ी करके सरकार फंसाती है किसानों को। 2 बार मोदी जी ने घोषित किया
कि हम अभी सभी उपजों को दाम दे रहे हैं, सही दाम दे रहे हैं। निर्मला सीतारामन जी ने बजट के समय भी कहा, लेकिन इनकी नीयत सही नहीं है साथियों। इनकी नीयत ऐसी है, इनका गणित ऐसा कच्चा है कि उन्होंने लागत में परिवार के लोग जो मेहनत करते हैं खेत में, उसकी कीमत कभी भी नहीं पकड़ी। तो ये सब झूठे हिसाब करने वाले, झूठे वायदे करने वाले आज कटघरे में खड़े किए गए हैं, क्योंकि उन दो मुद्दों पर तो कोई कानून नहीं आया। जो 3 कानून आए उसको मैं तो काले कानून नहीं कहना चाहती, क्योंकि काला रंग कोई बुरा नहीं है। नहीं तो काले और गोरे में जो झगड़ा चलता है, जो दंगे होते हैं, उसमें हम भी क्या गोरों के बाजू में खड़े होंगे क्या? ये तो गोरे कानून है। जैसे अंग्रेज सरकार ने एक एक नीतियां और कानून लाए थे, उसी प्रकार से ये 3 किसान विरोधी कानून लॉकडाउन में संसद के सत्र न चलाते हुए और संसद चलने के बाद भी सवाल करने का मौका चुनाव से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को न देते हुए जबकि थोपे जा रहे हैं, तो ये केवल और केवल कंपनियों की मुनाफाखोरी बढ़ाने के लिए है। और इससे न केवल किसान मजदूर अपना अधिकार खो बैठेंगे, पर अपनी खेती खो बैठेंगे, अपनी अन्न सुरक्षा खो बैठेंगे। राशन व्यवस्था खत्म करने की बात ध्यान में रखिए 2016 से होने लगी है। नीति आयोग ने खास करके ये कहा उनके रिपोर्ट में, ये राशन व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, सीधे पैसे अकाउंट में डालो। अरे पति लेके जाएगा, शराब पी के आएगा, महिलाएं क्या जी पाएगी बिना राशन व्यवस्था के? इस लॉकडाउन में 5 किलो के लिए दिन रात दुकान पर जाकर मांग करने वाली महिलाओं की बात अगर सोचेंगे भी तो हम समझेंगे कि राशन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ करने के समय होते हुए इन्होंने राशन व्यवस्था खत्म करने की साजिश चलाई है। खेती का अधिग्रहण कानून से होता रहा अंग्रेज समय से, जिसको 2013 में बदलने के लिए हमने मजबूर किया। हम लोग साथ में लड़े हैं भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, लेकिन आज सभी वामपंथी दलों के लोग, सभी सोच विचारी और पुरोगामी प्रगतिशील विचारधारा के लोग इस जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। और वो भी 2013 का कानून लाने तक हम साथ में होकर भी, जब मोदी सरकार ने फिर उसको भी बदलने की साजिश चलाई, तब संसद मार्ग 2 बार घेर कर हमने उन अध्यादेशों को वापस करवाया था। ये आपको याद दिला रही हूँ। तो आज भी ये 3 कानून जिसका वर्णन बहुत किया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कंपनी आएगी, ठेका ले लेगी, फंसाएगी और फिर किसान की खेती ही चली जाएगी, जैसे पूर्वी के साहूकार लेते थे, राजा रजवाड़े लेते थे, जमींदार लेते थे। और कानून मतलब कि गोडाउन उनके बनेंगे। दूसरा, जमाखोरी की छूट, तो तिलहन दलहन प्याज आलू ये अत्यावश्यक वस्तु नहीं है, ऐसा कहना कितना बड़ा अपराध है इस देश में। ये अन्न सुरक्षा की खिलाफत है और ये गरीबों पर आक्रमण करने वाला कानून है साथियों। और मंडियों की बात तो हो चुकी है, ये मंडियां खत्म करेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कागज पर रहेगा, नहीं मिलेगा। तो ये 3 काले कानूनों का विरोध जो जरूरी लगा उसके खिलाफ, और बिजली बिल का भी विरोध, क्योंकि किसान और व्यापारियों के बीच में बिजली के दाम में जो फर्क है वो सब्सिडी है, वो अगर खत्म करने वाला कानून बन जाता है तो फिर 10 रुपया यूनिट तक बिजली की कीमत जाएगी, और जो पहले ही घाटे का सौदा है वो खेती भी हाथ से चली जाएगी, किसान को बेचनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ये पूरी साजिश है साथियों। एक एक बड़े पूंजीपतियों को अब खेती के गेट्स खोलकर, खेती को चरागाह बनाकर उनको चरने के लिए बुलाया जा रहा है, ये आप समझिए। और ये बात अंग्रेज सरकार के समय का जो कंपनी राज हम कहते हैं, उससे भी भयंकर स्थिति आने वाली है। आप ये मत समझिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे ऐसा अफ्रीका में हुआ है, ऐसा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों में हुआ है, और वहां भी राष्ट्रीय स्तर के संगठन जन आंदोलन करके ही बदलाव लाना संभव हुआ है। ट्रंप की सत्ता गई, जन आंदोलन और सामाजिक समूहों ने
समाज ने ही जब झंडा उठाया कि हम परिवर्तन चाहते हैं, तभी ट्रम्प कार्ड यहाँ के सत्ताधीशों ने जरूर इस्तेमाल करना चाहा, पर वो हार गए। तो आज मोदी जी को भी ट्रम्प कार्ड दिखाकर कुछ भी बात हमको समझाना संभव नहीं है। तो साथियों, समझ लीजिए कि जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर विभाजन करने वाले, केवल एक मंदिर मस्जिद का झगड़ा करने वाले, जबकि नर्मदा के किनारे की पूरी संस्कृति मंदिर मस्जिद डुबाने में उनको कुछ नहीं लगता। खैर, हमने 25-35 साल लड़कर बहुत कुछ पाया है, पर हमारे आज भी मजदूर महिला आई है, हमारी किसान महिलाएं खड़ी है। तो सबको मालूम है कि विकास की अवधारणा गलत रहकर ये आज तक भूमि छीनते आई है। लेकिन अभी ये कंपनियां पूरी खेती के क्षेत्र में घुसपैठ करके, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में गरीबों को शादी कोरोना टेस्ट भी करना संभव नहीं होता है, तड़प तड़प कर मर जाती है हमारी दलित विधवा भूमिहीन महिलाएं। मुंबई के बस्ती की हो या किसी दलित मोहल्ले की गांव की हो, तो ऐसी स्थिति आज है और वो और बदतर हो जाएगी। तो क्या हम चुप बैठ सकते हैं? क्या हम चुप बैठ सकते हैं? कौन नहीं बैठ सकता है? जरा हाथ ऊंचा कर दीजिए। अगर आप चुप नहीं बैठ सकते हैं तो आइए साथियों, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। मैं आपको बताऊं कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय, जिसके हम सब के संगठन साथी हैं, जिसमें आनंद मौला जी हैं, जिसमें योगेंद्र यादव जी हैं, वीएम सिंह जी उसके संयोजक हैं, और बहुत सारे पंजाब के 31 संगठनों के साथी, हरियाणा के संगठनों के साथी, और दूसरे जो समन्वय है जैसे राष्ट्रीय किसान महासंघ, राष्ट्रीय किसान खेत मजदूर संगठन, बहुत सारे समन्वय, अब समन्वयों का समन्वय बनकर 500 संगठन एक हो गए। आसान नहीं है दिल्ली की बॉर्डर केवल रोककर इन संगठनों की ताकत को खत्म करना, ये ध्यान में रखना। इन्होंने पिछले 2 दिन से जो हल्ला बोल मचाया है दिल्ली सरकार ने, आशा है कि मध्य प्रदेश उनकी गुलामी नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने हरियाणा में, कहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश ने पिछले 2 दिन में जो रुख दिखाया है और पिछले कुछ महीने भर से उनकी जो साजिश चल रही है, उससे समझ लीजिए कि आंदोलन सफलता की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि वो डर रहे हैं, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। हमारे नर्मदा के साथियों का ये बहुत ही प्यारा नारा है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। और हमने कभी हिंसा नहीं की, कभी एक पत्थर हाथ में नहीं लिया। साथियों, भगत सिंह का भी वो वक्तव्य शहीद आजम का, जो जस्टिस सिंघवी ने अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उद्धृत किया है, वो पढ़ने लायक है। उन्होंने भी कहा था कि कभी भी हिंसा से बुनियादी परिवर्तन नहीं आ सकता, और वो भी खुद हिंसा के रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे, केवल डर पैदा करना चाहते थे उन अंग्रेज हुकूमत के मन में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अहिंसक मार्ग पर चलकर ही बुनियादी परिवर्तन, शोषण की रोक हो सकती है। और हम लोग इसीलिए जो अहिंसक सत्याग्रही बनकर दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उसमें हम तो प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई सारे संगठन, महाराष्ट्र से आए हुए आदिवासियों के, किसानों के, मजदूर मछुआरों के प्रतिनिधि जा रहे हैं। हजारों लोग ट्रेन लेकर पहुंच गए। अभी तक तो सभी ट्रेन अडानी की नहीं हुई है, 150 तो गई हाथ से। अब जो बचे हैं उसको बचा के नहीं रखेंगे तो कल दिल्ली तक रैली लेकर जाना भी संभव नहीं होगा। ऐसे भी जनरल कंपार्टमेंट्स बंद कर दिए हैं, फिर भी टिकट निकाल कर गए हैं हमारे साथी जो अन्यथा जिंदाबाद करते हुए जाते थे, वो वहां पहुंच ही गए होंगे दिल्ली में साथी। लेकिन 2 लाख लोग कम से कम पंजाब से दिल्ली के रास्ते पर है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। और तो और
सैकड़ों ट्रैक्टर एक एक जगह से निकले। हरियाणा में सत्यवान जी, हरियाणा में योगेंद्र यादव जी, गुरनाम सिंह जी, ये सभी किसान नेता, उनको डर पैदा करने का एक मौका मिल गया जो जनशक्ति के आधार पर उन्होंने लिया है। सरकार पहले झुक गई पंजाब के किसान संगठनों के सामने। 7 घंटे नरेंद्र तोमर जी ने बातचीत की जहां पीयूष गोयल जी बैठे थे, लेकिन उन्होंने मालगाड़ियां पंजाब के किसानों को नहीं दी। तो पंजाब के किसानों ने, आप समझिए कि केवल रेल नहीं रोकी, सीधे सरल अंबानी के मॉल्स रोक दिए, अंबानी के पेट्रोल पंप रोक दिए और जियो की सिम निकाल कर फेंक दी। तो जियो को कहना पड़ा कि हम पंजाब में फ्री सर्विस देंगे, फ्री सर्विस। तो सोचिए कि किसानों की ताकत भी, मजदूरों की ताकत भी कितने कड़े सवाल खड़े कर सकती है। और पंजाब हरियाणा केवल नहीं, उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और तमिलनाडु के किसान, केरल के किसान, उड़ीसा और आसाम तक के किसान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान, जो दिल्ली के नजदीक है, वो तो दिल्ली पहुंचने में ही है, लेकिन बाकी भी चल पड़े हैं जैसे हमारा तांडा चल पड़ा है। साथियों, आप में से जो जो चल सकते हैं, पर खर्चे का सवाल है। हम भी बहुत मुश्किल से हमारे गांव वासियों की गाड़ी लेकर केवल डीजल के खर्चे पर चले, पर डीजल भी महंगा, सब कुछ महंगा। न किसान खेती कर सकता है, न आंदोलनकारी आंदोलन आसानी से कर सकता है। इनकी ये साजिश है। ये चाहते नहीं है कि देश का जवान उठ के और सवाल करे। नौजवान की बात कर रही हूँ, केवल सीमा पर के जवान की नहीं। ये नहीं चाहते कि संसद में जनप्रतिनिधि अपना प्रतिनिधित्व करे। तो छोड़ो उस बात को, ये राज्य सरकार की अवमानना कर रहे हैं। उनके हाथ में कृषि का मुद्दा है, संविधान के राज्य के अधिकार में कृषि है, लेकिन राज्य सरकारों को इन्होंने पूछा नहीं। आप देखिए, जैसे हम किसान मजदूर खड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी भी प्रगतिशील विचारधारा के सब साथ में खड़े हैं। पूरा देश आज आक्रोशित है कि ये कंपनी राज ला रहे। अपनी कुर्सी दे दो नरेंद्र मोदी जी किसी कंपनी को, हमारी जमीन क्यों दे रहे हैं? ये सवाल हमको पूछने का समय आया है साथियों। और अगर आप सब लोग उठ के खड़े होंगे तो ये 3 काले कानून, गोरे कानून, जो भी कहो, किसान विरोधी कानून वापस लेने के लिए उन्हें मजबूर करे बिना नहीं रहेंगे। यही तो संकल्प है। और श्रमिकों के पक्ष में जो 44 कानून थे केंद्र सरकार के, उनको उन्होंने हटा दिया। तो अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट देंगे। अभी खेत मजदूर को कोई अपघात हुआ, कोई बीमार पड़ा, तो जो सुरक्षा थी वो सुरक्षा हटा दी। घरेलू नौकरानियों को जो अधिकार थे वो एक प्रकार से हटा दिए। एक कोड संहिता, दूसरी संहिता, 4 संहिता लाई, 44 कानून। जो कानून बड़ी बात होती है वो रद्द किए। मैं उस पर बहुत बोल सकती हूँ, पर आज इतना ही कहती हूँ कि इसीलिए श्रमिक संगठन भी देश के आज लड़ने को तैयार है। और पूरी लड़ाई 26 नवंबर को ऐसे दोनों संगठित शक्तियों की चलने वाली है। हम दोनों संगठित शक्तियां भी अपने आपस में समन्वय बने हुए। तो LIC, BSNL, BPCL, जहां निजीकरण से तुम्हारी हमारी देश की संपत्ति छीन रहे हैं, हजारों का रोजगार छीन रहे हैं। BSNL के 80,000 कर्मचारी मजदूर सहित आज कलकत्ता से लेकर हर राज्य में केरल तक संघर्ष पर उतरे हुए हैं। उनकी नौकरी चली गई है, उनका वेतन नहीं मिल रहा है। हमारे सेंचुरी मिल्स के कुछ साथी यहाँ आए हैं, केवल वही है कि जिन्होंने रोजगार ही चाहिए, VRS नहीं का आग्रह पकड़ा, तो मिल्स बंद है तो भी हम 3 साल से वेतन ले रहे हैं, कानूनी और मैदानी लड़कर जीत रहे हैं। लेकिन साथियों, आज सब जगह ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून ही खत्म कर रहे हैं। तो संविधान खत्म होने के पहले हम लोगों को ये गलत कानूनों के बारे में आवाज उठाने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। मैं और कुछ नहीं कहूंगी, पर केवल दलीय चुनावी राजनीति नहीं ला सकती है बुनियादी परिवर्तन। ये हम हर जगह देख रहे हैं, उसमें EVM मशीन का खेल हो या और पोस्टल वोट बाजू में रखने का बिहार में चला वो खेल हो, लेकिन हम लोगों की राजनीति जो जन आंदोलनों की है, उस राजनीति में
राज नहीं, केवल नीति होती है अधिक मजबूत। और साथियों, इसीलिए हम सब लोग आपके ऊपर भरोसा रखे हुए हैं। आप ये मत समझिए कि ये कोई विरोधी दल के लोग हैं जो आज के सत्ताधारियों को चुनौती देते हैं। हम तो किसी दल में है नहीं, दल के दलदलों में फंसना ही नहीं चाहते। लेकिन आज दलीय राजनीति से जुड़े हुए भी सभी प्रगतिशील विचारधारा के लोग इस अहम राष्ट्रीय जन आंदोलन में अगुवाई में हैं, उनको हम सलाम करते हैं। और इसलिए आप सबको लाल हरा सलाम। और आप सब लोगों को एक ऐलान कि 26 तारीख को केवल नहीं, 26 तारीख से जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो केवल किसानों का है, केवल दिल्ली में चलने वाला है, केवल पंजाब हरियाणा का है, ये मत मानिए। और जो झूठा प्रचार हो रहा है कि कोरोना बाद फैल रहा है, वो चुनाव तक तो नहीं फैल रहा था। उसको मालूम पड़ा कि अब चुनाव खत्म हुए हैं, चलो अब हम घुसे, तो बाजार तो खुल गए हैं, तो आंदोलन भी चल सकता है। साथियों, कोरोना से डरो ना और आप लोग घर में बैठो ना। मैं इतना ही कहूंगी कि अगर दिल्ली आ सकते हैं तो चलिए हमारे साथ। कल हम कोलारस, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, आगरा इस रास्ते से जाएंगे। कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, हम डरते नहीं हैं। पुलिसों हमको रोकते हैं तो भी हम डरते नहीं है। हमारे सब साथी नर्मदा घाटी के, लोक संघर्ष के, SUCI के, खेत मजदूर संगठन के, विद्यार्थी संगठनों के अगर दिल्ली पहुंच नहीं सकते हैं तो यहाँ भी बहुत जोरदार रूप से 26 नवंबर को एक बाजू भारत बंद का मतलब ग्रामीण भारत बंद और काम बंद जगह जगह के उद्योगों में, ये तो होना ही चाहिए। ये छोटे छोटे फेरी वाले जिनके लिए 2009 में कानून बनाने के लिए हम सब लोग शब्द शब्द मसौदे का लेकर झगड़ते रहे और कानून बना, आज तक लाइसेंस नहीं मिले होंगे। साथियों, हर क्षेत्र का व्यक्ति और किसान तो फसल बीमा से आहत है, किसान तो मंडियों में चल रहे भ्रष्टाचार से भी आते हैं, लेकिन ये जो ला रहे मंडियां, उससे तो खत्म होगा हर अधिकार किसान का, जनतंत्र का। तो इसीलिए ये संविधान दिवस पर ये जो आंदोलन का नया दौर शुरू हो रहा है, उसमें आप 26 नवंबर को सशक्त संगठित शक्ति से आंदोलन करके शामिल हो जाइए। और उसके आगे 27 नवंबर को भी जगह जगह खास करके केंद्र सरकार के किसी न किसी कार्यालय के सामने जाकर इन दोनों मुद्दों पर, किसानों के और श्रमिकों के, अपना आवेदन पेश कर दीजिए। हमारे पास एक आवेदन का मसौदा है, आप उसमें अपनी अपनी हस्ताक्षर करके या बदल करके वो पेश कर सकते हैं। उस दिन छोटा मोटा प्रदर्शन भी हो। और ध्यान रखिए, आपकी नजर रखिए कि क्या होता है दिल्ली की सीमाओं पर। घेरा डालो, डेरा डालो करने के लिए सरकार हमें मजबूर करेगी कि सही में दिल्ली में राजधानी जिसको कहते हैं प्रवेश देगी किसानों को कि नहीं। इससे मालूम पड़ेगा कि सरकार किसान विरोधी है कि किसानों के पक्ष में है। अगला चुनाव इसी पर होगा, कौन बनाता हिंदुस्तान, मजदूर किसान। तो उसने सत्ताधीशों को, सरकारों को भी हम ही बनाते हैं, ये ध्यान में रखकर इस आंदोलन में सम्मिलित होना और उसको मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है। तभी संविधान बचेगा, जनतंत्र बचेगा, किसान मजदूरों का सम्मान बचेगा, जीने का अधिकार बचेगा। तो साथियों, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं तो गुना से तो हम बहुत अपेक्षा करते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल अच्छे से युवा साथी है, जुझारू है, कटिबद्ध है, समझौता करने वाले नहीं है और डरने वाले नहीं है। तो आपकी फौज हमें लगता है कि एक नया अहिंसक युद्ध पुकारे बिना नहीं रहेगी। जिंदाबाद साथी।